नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ललकार। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। और इसी के साथ साथ सपा के भीतर इन दिनों मैनपुरी मॉडल की बड़ी जबरदस्त चर्चा है। गुजरात मॉडल का जवाब माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी के गुजरात मॉडल के आगे टिकेगा मैनपुरी मॉडल? तो चलिए आपको तमाम तरह की प्रतिक्रिया सुनवा देते हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो ये हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि पूरा मैनपुरी मॉडल है क्या। समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर 10 यूथ खड़ा करेगी और 10 युवाओं की जिम्मेदारी अपने बूथ को जिताने की होगी। बीजेपी के पन्ना प्रमुख से मिलता जुलता फैसला है और हर लोकसभा क्षेत्र में 10 से ज्यादा लोगों की एक कोर कमेटी होगी। सीधे ग्राउंड की रिपोर्ट पार्टी मुख्यालय में बनी कोर कमेटी को दी जाएगी। प्रत्याशी के बारे में फीडबैक स्थानीय स्तर पर माहौल बनाया जाएगा और सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दे, अपने विपक्ष के उम्मीदवार की संभावनाओं की रिपोर्ट शामिल होगी। बीजेपी ने अपने विस्तारक हर जिले में तैनात किए हैं और बीजेपी की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में कोर कमेटी भी बनी रहेगी। इसके लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रदेश के बाहर भी समाजवादी पार्टी का विस्तार कैसे हो, इस पे काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय राष्ट्रीय कमेटी की बैठक कलकत्ता में होने जा रही है, जिसमें मैनपुरी मॉडल को उत्तर प्रदेश सहित देश के दूसरे जगहों पर जहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी वहां पर लागू किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त समाजवादी पार्टी देगी। मैनपुरी की परिस्थितियां भिन्न थी। नेताजी राम सिंह यादव के देहावसान के बाद सहानुभूति की लहर पर सवार होकर के समाजवादी पार्टी की साइकिल ने एक बेहतरीनी क्या पार कर ली कि समाजवादी पार्टी को ये मुगालता हो गया है कि वो अब चुनाव जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को ये याद रखना चाहिए कि जिसको वो गढ़ कहा करते थे वो रामपुर, वो ढह गया है। जिसको गढ़ कहते थे आजमगढ़, वो ढह गया है। और अब जब आम चुनाव होगा तो आम चुनाव में उसी मैनपुरी में इनके मैनपुरी मॉडल को हम चकनाचूर कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। बहरहाल अब 2024 में मैनपुरी मॉडल सफल होगा या फिर गुजरात मॉडल सफल होगा या फिर कहीं ना कहीं योगी मॉडल की भी चर्चा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सीधे तौर पर अब सपा का फोकस क्लियर है। सिर्फ 2024 तक नहीं टिके रहना बल्कि 2027 पर भी निशाना है, यह अखिलेश यादव ने मंच दर मंच कह दिया है। उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल तो फेल है और अब चर्चा हो रही है हर जगह मैनपुरी मॉडल की। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मैनपुरी मॉडल में है क्या कि जिसके जरिए समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल करने की तैयारी में है। बहरहाल मैनपुरी मॉडल जो अभी तक समझ आता है कि मैनपुरी मॉडल के अंदर रणनीति क्या है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैनपुरी मॉडल की ऐसी क्या उपलब्धि है जिसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे वहां जाकर के बताया जाएगा मैनपुरी मॉडल के बारे में। और क्या बताया जाएगा इस मॉडल के बारे में, ये भी हम इस पर चर्चा करेंगे। और बीजेपी लगातार कह रही है कि हम इस मैनपुरी मॉडल को ध्वस्त करके दिखाएंगे। गुजरात मॉडल पहले भी सफल साबित हुआ है, आगे भी सफल साबित होगा। तो चर्चा करेंगे, गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेश मिश्रा, नेता समाजवादी पार्टी से। बस कुछ ही देर में बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीधे तौर पर क्योंकि मैनपुरी मॉडल की खूब चर्चा हो रही है और मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ और आम जनता भी समझना चाहती है कि ऐसी क्या उपलब्धि है मैनपुरी मॉडल की जो कि आप उत्तर प्रदेश से भी बाहर जाकर के इस मॉडल की चर्चा करेंगे। जाके नहीं, हमारे संगठन कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हम अपनी अगर किसी एक सीट पे हमने जीत हासिल की है किसी रणनीति के तहत, तो उस पे हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे पदाधिकारियों के बीच में और उसका मैसेज सभी संगठन के लोगों के बीच में जाएगा कि हम आने वाले चुनाव में किस रणनीति के तहत अपना आगे वर्क करेंगे जिससे कि हम आने वाले चुनाव में और सफल हो। समाजवादी पार्टी की रणनीति इस पे ही नहीं, थोड़ा 2022 में भी बात कर लीजिए। 2022 में जो ठीक है, हम हारे 111 सीट हमारे पास थी, हम जीते 111 सीट और कई सीटों पे हम लगभग कुछ मार्जिन से दूसरे नंबर पे थे। तो वहां भी समाजवादी पार्टी अपने संगठन का काम क्या होता है, राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना के
जनता के बीच में जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, और अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचाते हैं। तो क्योंकि लगातार 1-2 चुनाव हार रहे थे हम, और एक लगातार रणनीति बाद मैनपुरी में जो ऐतिहासिक जीत मिली, हम वहां भी वोट पाए जहां हमको उम्मीद थी कि हम कम पाएंगे, तो हमारे कार्यकर्ता वहां गए, जनता की इससे सुना कि भैया बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, तो उस समस्या को सॉल्व किया, जनता की सुनी, जनता तक कुछ उनके काम पूरे कराए, जनता को तसल्ली मिली कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी का अगर हम चुनाव करते हैं तो हमारे सुख दुख में खड़ी होने वाली पार्टी है। यही है हमारा मैनपुरी मॉडल, जो कानपुर हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में लेके जाएंगे, और कार्यकर्ताओं के लिए है। योगेश जी आपकी बातों से ये समझ आता है, आपकी बातों से ये समझ आता है कि मैनपुरी मॉडल की पूरी प्लानिंग क्या है, कि किस प्रकार से मैनपुरी जीती गई है। लेकिन आप यहाँ पर मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि मैनपुरी मॉडल की उपलब्धि क्या है, ऐसा क्या हुआ मैनपुरी मॉडल के अंदर कि मैनपुरी सीट जीत ली गई, और उसी को आगे आप बताएंगे। बहुत सरल भाषा में समझाइएगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। मैनपुरी मॉडल में समाजवादी विचारधारा की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की हार हुई है। हम उस समाजवादी विचारधारा की जीत हुई है जो जनता में अमीर और जनता में खाई नहीं आने देती, जनता की खाई पाती है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मैनपुरी मॉडल की कोई उपलब्धि नहीं है, यहाँ तो एक सहानुभूति फैक्टर था, नेताजी के प्रति सम्मान था, इसलिए बम्पर जीत आपको हासिल हुई है। यही तो समस्या है, यही विडंबना है कि अगर वो कहते थे कि हम हरा देंगे, मोदी जी कहते थे, योगी जी कहते थे हरा देंगे। अगर आपको ये लगता था, आप क्यों आए थे चुनाव, चुनाव लड़ रहे थे ना। आप इस बात को नहीं स्वीकार कर पा रहे कि योगी जी की नीतियों की हार हुई है, मोदी जी की नीतियों की हार हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो गुजरात मॉडल आप लगातार बता रही है, वो लगातार फेल है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि योगी जी की नीतियों पर, मोदी जी की नीतियों पर सहानुभूति फैक्टर भारी पड़ा है। सहानुभूति फैक्टर नहीं, सहानुभूति फैक्टर था सब। अच्छा ये बताइए, राजनीतिक दलों की रणनीतियां कहीं काम नहीं आती क्या? हम उस रणनीति के तहत, जिस रणनीति के तहत हम मैनपुरी में चुनाव लड़े, उसको लेके हम संगठन के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, उसकी बात है, वो है मैनपुरी मॉडल। हमें नहीं है कि हम गरीबी छुपाने के लिए इसकी दीवार, गुजरात मॉडल यही तो है कि कोई मेहमान आएगा तो हम गरीबी छुपाने के लिए इसकी दीवार खड़ी कर देंगे, गरीब न दिखने पाए, तो बनारस में पर्दे लगा देंगे टेंट के, गरीबी न दिखने पाए भैया मोदी जी के क्षेत्र में। ये गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं चाहिए। उसे तो ये योगेश जी यहाँ पर दुविधा ये भी है, यहाँ पर दुविधा एक ये भी, आपने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियों की क्या कोई रणनीति नहीं होती, रणनीति होती है तभी इसी तरह से आगे चल रहे हैं। लेकिन वही है मैनपुरी मॉडल, हम कुछ और चीज नहीं कर रहे हैं। एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ा गया। मेरा सवाल पूरा हो जाए योगेश जी, मेरा सवाल पूरा हो जाए। मैं ये कह रही हूँ आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की कोई रणनीति नहीं होती है, कि बिल्कुल होती है, और रणनीति आप बना भी रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी अब बूथ स्तर पर 10 यूथ खड़ा करेगी, जैसी कि हमारे पास जानकारी है ना। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये भी बीजेपी मॉडल का कट कॉपी पेस्ट है। समाजवादी पार्टी के पास अपना ओरिजिनल क्या है? ये पन्ना प्रमुख, ये बूथ स्तर पर तो ये पहले से ही चल रहा था बीजेपी का, तो आपने तो कट कॉपी पेस्ट किया। आप तो गुजरात मॉडल या फिर योगी मॉडल को कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आदरणीय, आप ये जान लें 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से लगातार कई चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हासिल हुई। तब इतनी बड़ी मीडिया नहीं थी कि वो बता सके कि एक कॉपी पेस्ट है। हम नहीं किसी की नकल करते, हम एक रणनीति के तहत कई सफल हुए तो उसको हम लेके आगे जा रहे हैं। जिसे कट कॉपी पेस्ट लगता है वो अपने में सुधार करे। हम किसी की नकल नहीं करने वाले, हम तो असलियत के साथ और सच्चाई और जमीनी हकीकत के साथ चुनाव जाने वाले। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद आमीन भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मोहम्मद आमीन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल आपसे ये है कि क्या गुजरात मॉडल के साथ मैनपुरी मॉडल का कंपैरिजन होना चाहिए, और अगर कंपैरिजन होता भी है तो आपकी नजर में कौन सा मॉडल मजबूत दिखाई देता है अभी तक? देखिए, आरएसएस को होने जा रहे हैं 100 साल, ठीक है, और उसके आरएसएस के साथ में जितनी मजबूत पार्टी है, उनका स्ट्रक्चर बेस मजबूत है, उसी के ऊपर बीजेपी पार्टी बनी हुई है। बीजेपी पार्टी का अपना स्ट्रक्चर तो खुद है, लेकिन ये उसके साथ ही मजबूत है। और ये जो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे हैं, मंडल प्रमुख की बात कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी की है जिन्होंने कॉपी की है, और उसकी वजह से ही बात कर रहे हैं इस बात को। लेकिन मैं तो जानना चाहता हूँ कि ये तो सब कुछ है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की जनता ही इनको नहीं चाहती और नकार रही उत्तर प्रदेश की जनता, भी क्या करेंगे, समझ जाएंगे। सवाल इस बात का है, अब जब चुनाव होने वाला है 24 का, वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। देश के प्रधानमंत्री का है, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। इसलिए क्या हार जीते हैं, और अब ये इस तरह की रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या कितनी सीटें लाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं।
मैं तो नहीं समझता कि कहीं बीजेपी के स्टैंड में ये पार्टी समाजवादी खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और यही सबको दिखाई देता है, जनता को दिखाई देता है और पत्रकारों को भी दिखाई देता है और समाजवादी को भी दिखाई देता है। तो असलियत है वो ये है। ठीक है योगेश मिश्रा जी, देखिए वही बात जो मैं कह रही हूँ, मोहम्मद आमीन जी भी वही कह रहे हैं कि लगता है कि कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट, और ये खुद बीजेपी का आरोप भी है आपके ऊपर। जवाब है कीर्ति जी, जवाब है जी। आदरणीय आमीन जी, आप अपने आप को बिल्कुल आप बताते हैं कि आप चुनाव आयोग की तरफ से कार्य कर चुके हैं। चुनाव आपको मैं पूछना चाहूंगा, आप अगर कार्य किए तो आपकी जानकारी में है कि जब पीपुल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हम किसी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो क्या हमारे बायलाज में क्या ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, बूथ लेवल की जिक्र नहीं होती? उस समय बायलाज में ही हमारे एक मिनट रुकेगा, कानूनी तौर पे जो हमारा बायलाज संविधान बनता है पार्टियों का, उसमें जिक्र होता है। तो कट कॉपी पेस्ट क्या कोई नई अवधारणा भाजपा ले आई क्या? जब किसी राजनीतिक सन 92 में ही हमारे बायलाज में सारी चीजें थी, तो हम आज की डेट पे कट कॉपी पेस्ट करेंगे? मेरे आज कहीं गलत हो तो बताइएगा। अगर आप चुनाव आयोग में वास्तव में काम किए तो आज बताइएगा। योगेश जी ठीक है, ये सवाल तो जो आपने पूछा है वो ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये भी है कि सीधा गुजरात मॉडल से चर्चा की गई है मैनपुरी मॉडल की, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल चर्चा योगी मॉडल की भी है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में जाते तो किस तरह से फायदा मिलता है गुजरात को भी, और अन्य राज्यों में भी जाते तो किस तरह से फायदा मिलता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी आगे आगे अपनी रणनीति बनाती है और समाजवादी पार्टी फिर उसके ऊपर चलती है, या फिर अपना कुछ क्या ओरिजिनल है आपके पास? और योगी, और क्या मेरा सवाल ऐड कर लीजिएगा, और क्या योगी मॉडल को लेकर के भी समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा है क्या? भाजपा के पास अपना योगी मॉडल, अपना मोदी मॉडल, अपना गुजरात मॉडल वो अपना लेकर रखे रहे। योगी जी सदन में उस दिन कहते हैं कि इसको जनता को समाजवाद की नहीं राम राज की जरूरत है। हम कहते हैं साहब राम राज ऐसा नहीं चाहिए जिसमें अपराध खुलेआम हो जाए, खुलेआम गोलियां चल रही है। राम राज ऐसा नहीं चाहिए कि माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाए। राम राज ऐसा नहीं चाहिए कि किसी बेटी बहन के साथ बलात्कार हो जाए, किसी बलात्कारी को संस्कारी बताया जाए। हम ये चाहते हैं जनता को समाजवाद चाहिए। समाजवादी विचारधारा कहती है कि अमीर और सामंतवादी और गरीब लोगों के बीच के समन्वय की खाई को पाटिए, आप उनके बीच समन्वय स्थापित करिए और उनको सुविधा दीजिए। हम उस विचारधारा के लोग हैं भैया। हम अपना मॉडल लेके जाएंगे, समाजवादी मॉडल। हमको इनके रामराज और इनके झूठे राष्ट्रवाद के मॉडल की जरूरत नहीं है जनता को। जो रोटी की बात करेगा वो वोट पाएगा, इस समय रोजगार की बात करेगा वोट उसको मिल सकता है, लेकिन इनके मुंह से न तो अडानी का ये निकलता है, न रोजगार का न निकलता है, न महंगाई का म निकलता है, न किसान का क निकलता है। नहीं, लेकिन योगेश जी आपने कहा कि ना तो हमें गुजरात मॉडल चाहिए, ना हमें योगी जी मॉडल चाहिए, लेकिन फिर आखिरकार ऐसा क्या होता है कि गुजरात मॉडल की चर्चा करनी पड़ती है अखिलेश यादव को मंच दर मंच? अगर चाहिए ही नहीं साहब, तो फिर उसको लेकर के समाजवादी पार्टी में खलबली क्यों है, इतनी चर्चा क्यों है? बिल्कुल होनी चाहिए साहब। मैंने बोला तो गुजरात मॉडल यही तो है कि जब कोई राष्ट्रपति विदेश का आता है आपके यहाँ गुजरात में, तो आपको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ईंट की दीवार खड़ी करनी पड़ जाती है ताकि उस विदेशी मेहमान को गरीबी झोपड़ी न देखनी पड़ जाए। आप झूठ का पुलिंदा बनाते हैं, यही आपका गुजरात मॉडल है। आपका पुल टूट जाता है। ठीक है, दीपांकर सोनकर जी भी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं। दीपांकर सोनकर जी, आपके गुजरात मॉडल पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और गुजरात मॉडल पर सीधे तौर पर निशाना साधा गया समाजवादी पार्टी की ओर से कि जो गुजरात मॉडल है इसका पर्दाफाश करना है सभी जनता के सामने, इसलिए हम अपना मॉडल रख रहे हैं मैनपुरी मॉडल। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं बोलना चाहूंगा। कीर्ति जी, पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं और एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरा नाम दीपांकुर नहीं, मेरा नाम दीपक सोनकर है। ठीक है, मैं दुरुस्त करवाती हूँ अपनी टीम को कह करके, मैं अपनी टीम को कह करके दुरुस्त कराती हूँ। दीपक जी अपनी बात रखिए। मैंने अभी खैर मैं माफी इसलिए चाहता हूँ कि मैंने योगेश जी को भी नहीं सुना, मगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली और जो उत्तर प्रदेश का आज एक मॉडल तैयार हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की परिदृश्य था, जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, जो उत्तर प्रदेश को एक छवि पूरे देश में बनी रखी थी, आज वो छवि को बदला है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे दंगइयों का प्रदेश कहा जाता था, जिसे अपराधियों का प्रदेश कहा जाता था, जिसे माफियों का प्रदेश कहा जाता था, जिसे जिस तरीके से गरीबों को, प्रताड़ितों को परेशान करने वाला प्रदेश कहा जाता था, आज वही प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है। आज वही प्रदेश
ग्लोबल, इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करके हाँ। उद्योग नहीं, प्रदेश लेकिन बनाया। तो ये लेकिन बदलाव दीपक उत्तर जी प्रदेश के दीपक अंदर जी खर्च बात करने यहाँ का पर काम ये किया है, बात यहाँ पर ये है कि दूसरी योगी बात, जी मॉडल की तो योगी मॉडल की तो चर्चा कर ही नहीं रही है ना समाजवादी पार्टी। वो तो चर्चा कर रहे हैं गुजरात मॉडल पर और सीधे कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल का तो हम पर्दाफाश करेंगे और मैनपुरी मॉडल को जगह जगह उतारेंगे। तो इस पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या गुजरात मॉडल और मैनपुरी मॉडल का कंपैरिजन आपको सही लगता है? इसका जवाब मैं देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर जिस तरीके से ये गुजरात मॉडल है क्या, पहले इसको समझना भी पड़ेगा। हाँ। और मैनपुरी मॉडल क्या है, इसको योगेश जी ज्यादा अच्छा समझते होंगे, मगर जो मैनपुरी की जनता समझती है, जो मैनपुरी की जनता वहां पर स्वीकार करती है, जो मैनपुरी का हाल था, जो मैनपुरी का परिदृश्य था, वो सब उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है। मगर गुजरात मॉडल किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में बढ़ने वाला मॉडल है, किस तरीके से लोगों को रोजगार से जोड़ने वाला मॉडल है। और आज मैंने इसीलिए कहा ना कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर उसी मद्देनजर इतना बड़ा 35 लाख करोड़ से ज्यादा का अच्छा निवेश, लाखों कंपनियां, हजारों लोग उसके अपने निवेश करने के लिए जो कानून व्यवस्था पर भरोसा करके, जो सुरक्षा पर भरोसा करके इस पर विश्वास करते हैं। और रही बात मैनपुरी की, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, योगेश जी को भी और कीर्ति जी आपको भी, कि जब अखिलेश जी को दिख रहा था कि मैनपुरी हम हार रहे हैं, तो जिस चाचा जी को जिन्होंने मंच से हटाने का काम किया, जिस चाचा जी को बिल्कुल इसी सवाल को लेकर के मैं योगेश जी के पास जाना चाहूंगी। मोहम्मद आमीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हम आपको सुन पा रहे हैं। मोहम्मद आमीन जी, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन योगेश जी ये तो कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम जहां जितने भी मंच से सुन रहे हैं अखिलेश यादव को, वो मैनपुरी मॉडल और गुजरात मॉडल की जरूर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी चाचा शिवपाल की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि देखिए, ये तो जग जाहिर है कि चाचा शिवपाल से ही आपको बड़ी जीत हासिल हुई है मैनपुरी में। अभी दीपक जी बोल रहे थे कि मुझे पता था इनके पास जवाब नहीं होगा और आई की वजह से मुझे आभास हो गया था कि जिस बात कोई जवाब पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर दीपक जी जो कह रहे थे उन पर। बिल्कुल ये सच्चाई है कि वो हमारे नहीं, आपके पास जवाब है, क्या मैनपुरी का निकला है जो 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसका जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके चैनल पे बोला है। दीपक जी एक मिनट योगेश जी की बात समझ नहीं पा रही हूँ। दीपक जी एक मिनट, खाली झूठ दिन भर झूठ पर उसमें आ जाते हो भैया, झूठा आंकड़ा लेके आ जाते हो आप लोग। जमीन पर कुछ नहीं है, खाली झूठा आंकड़ा लेके आओगे। बोलो भैया। योगेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोल तो रहे चाचा शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी 2024 में, उसको लेकर के कहीं चर्चा नहीं हो रही। हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल के लिए भी बोले, लेकिन वो नहीं दिखाई देता। अरे बोल तो रहे, कितना मैं कह रहा हूँ कि सबसे प्रमुख संगठन में उनको उनके मार्गदर्शन में काम करने को तैयार है। सब कुछ वो आगे रणनीति वो बनाएंगे। चलिए ठीक है, मोहम्मद आमीन जी है हमारे साथ। किसमें भेजा है? जी मोहम्मद आमीन जी, क्योंकि जब हम समाजवादी पार्टी को सुनते हैं तो समाजवादी पार्टी एक बात कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिल्कुल गर्त में है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसीलिए हम मैनपुरी मॉडल लेकर के जाएंगे, मैनपुरी मॉडल को बताएंगे कि किस तरह से जनता का दिल जीता जाता है, जनता की समस्याओं को सुन करके। जी ये तो बिल्कुल सही बात कहते हैं समाजवादी वाले कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन इस वक्त बहुत खराब है, क्योंकि इस वक्त खराब है कि इनके समाजवादी के टाइम में उत्तर प्रदेश में जंगल राज था। अब जंगल राज खत्म हो गया, यहाँ पर पुलिस राज है और यहाँ पे बुलडोजर राज है और यहाँ पे बदमाशों को दिया जा रहा है। यहाँ पे सवाल ये कहते हैं गुजरात मॉडल की पोल खोलेंगे, यानी ये इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहते हैं। कभी भी इलेक्शन कमीशन का प्रॉपर जवाब मेरे सवाल का रही बात मैनपुरी की जो है वो बीजेपी की ढील थी, और बीजेपी की ढील के कारण ही इसलिए कि भाई मुलायम सिंह जी को वो बहुत मानते थे, प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री मुलायम सिंह जी को मानते थे, क्योंकि मुलायम योगेश जी मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह जाएगा और मैं चाहती हूँ कि सवाल आप तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि गुजरात मॉडल की तो चर्चा हो रही है, गुजरात मॉडल की तो चर्चा हो रही है, योगी मॉडल को लेकर के भी चर्चा है क्या? क्योंकि अब देखिए रामनवमी आ रही है और नवरात्र आ रहे हैं, उस पर जो सरकार का फैसला है तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल भी पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल देख रही है साहब, सबसे ज्यादा अपराध इसी योगी राज्य में। सुप्रीम कोर्ट को जंगल राज करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कोई भी अपराध सारे सजाती माफिया इनके गोद में माननीय बना के
सिर्फ धर्म विशेष को टारगेट करके वाह 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 योगी जी। चलिए ठीक है, करिए भाई। फटाफट करिए, कोई दीपक दिक्कत जी का लास्ट कमेंट में जनता लेना देख चाहती रही हूँ है। क्योंकि वो बहुत लेट जुड़े थे हमारे साथ। दीपक जी बोलिए फटाफट। आप योगेश जो जी की मुख्य बात तो विपक्षी सही है, पार्टी पता- है वो आपकी पोल खोलने के लिए जनता के बीच में जाएगी तो नुकसान हो सकता है। देखिए योगेश जी केवल जो रटके आए हैं उसी को बोल रहे हैं, अरे केवल भैया, झूठ एक फैलाने दो का घंटे काम डिबेट कर करो रहे हैं। दीपक। इनको जानकारी चलो दीपक सच्चाई भैया, है तुम्हारी नहीं। तरह ये नहीं केवल करना चाहते। मैनपुरी दो के चार अलावा घंटे रिपोर्ट डिबेट लेकर करो। आए हैं योगेश जी, कह रहे हैं हम रिपोर्ट लेकर के आए हैं, डट कर नहीं आए। पूरे उत्तर प्रदेश को मैनपुरी जैसा बनाने का बात कर रहे हैं। जिस मैनपुरी आजमगढ़ को क्यों नहीं बनाते, और जिस मैनपुरी की बात कर रहे हैं इनको चलिए मेरे पास याद वक्त की नहीं कमी है, अन्यथा मैं इस चर्चा मैनपुरी को आगे में लेकर बड़ी के बड़ी चलती घटना और हमारा मकसद यही था कि इन तमाम सवालों से महत्वपूर्ण जवाब निकल करके आए ताकि जनता समझ पाए कि 2024 में गुजरात मॉडल भारी पड़ेगा या फिर मैनपुरी मॉडल भारी पड़ेगा। बहरहाल ये जनता तय करेगी कि मैनपुरी मॉडल को चुनना है या गुजरात मॉडल को चुनना है या फिर योगी मॉडल को चुनना है। बहरहाल यूपी की ललकार में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।